हाँ मेरे बच्चे, लेकिन जब तक तू इतना ताकतवर नहीं हो जाता कि ऋतिक वेदा भी तुझसे इज्जत से बात करे, तब तक तुझे ऐसे ही आम जिंदगी जीनी होगी। अगर उन लोगों को हमारे बारे में पता चला तो तेरी जान मुश्किल में आ जाएगी। विद्युत महसूस कर पा रहा था कि उसकी दादी की आंखों में खौफ और घबराहट थी। दादी ने फिर से कहा, इस बॉक्स में मौजूद सील और तकनीक को हासिल करने के लिए वो किसी को भी मार देंगे। मैं अब तक तुम्हें इसलिए ही इन योद्धाओं और शक्तियों की दुनिया से दूर रखना चाहती थी, पर मैं ये कैसे भूल गई कि तुम्हारे अंदर एक योद्धा का खून है और तुम रघुवंशी दल के वंशज हो, जिसके पूर्वज ब्रह्म योद्धा तुम्हारे देव स्तर के योद्धा थे। अपनी बूढ़ी दादी की बातें सुनकर विद्युत अब परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बूढ़ी दादी की इन बातों पर यकीन करे या नहीं। आज से कुछ दिन पहले उसकी जिंदगी एकदम आम थी, पर अब ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कोहराम और सवालों का तूफान मच गया हो। तभी उसकी दादी उसके पास आई और उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा ध्यान रखना, ब्रह्मचक्र सील को कभी किसी के सामने मत दिखाना जब तक तुम 3 मूल तत्वों पर काबू ना पालो। अपनी दादी की बातें सुनते सुनते अचानक विद्युत की नजर खिड़की से नजर आते चांद पर पड़ी और इसी के साथ उसे ध्यान आया कि आचार्य धामा उसका पहाड़ी पर इंतजार कर रहे हैं। इस बात का ध्यान आते ही उसने दादी को आचार्य की बात बताई और जाते हुए कहा, दादी मैं 5 से 6 दिन के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा हूं, तो आप मेरी फिक्र मत करना। वहीं दूसरी ओर विद्युत को अचानक हड़बड़ाहट के साथ बॉक्स को अंगूठी में रखते देख दादी गंभीर आवाज में बोली, अपना ख्याल रखना और इस बॉक्स का भी। विद्युत पलटकर दादी की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, फिक्र मत करो दादी, मैं इस बॉक्स को जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा और बहुत जल्द इस तकनीक को सीख कर दिखाऊंगा। लेकिन विद्युत की बात सुनकर भी नजरअंदाज करते हुए दादी संदूक के अंदर कुछ ढूंढने लगी। विद्युत का पूरा ध्यान दादी की ओर था, जिनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। काफी देर ढूंढने के बाद दादी ने विद्युत को एक अंगूठी देते हुए कहा, यह एक सफेद मोती की स्टोरेज रिंग है, इसमें तुम्हारे पिता के कपड़े और कुछ संपत्ति है, इस सफर में तुम्हारे काम आएगी। ऐसा कहते हुए दादी ने एक बार फिर प्यार से विद्युत के गाल को सहलाया। विद्युत ने जल्दी से अंगूठी को पहना, दादी को गले से लगाया और तेजी से दौड़कर पहाड़ की चोटी की तरफ जाने लगा। विद्युत के मन में इसी बात की चिंता थी कि आज उसके लेट होने के कारण कहीं उसके आचार्य नाराज होकर चले न जाएं। करीब 2 घंटे लगातार दौड़ने के बाद विद्युत पहाड़ी की चोटी पर हांफते हांफते पहुंचा। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। विद्युत की निगाहें पर्वत की चोटी पर चारों तरफ आचार्य को ढूंढ रही थी। जब विद्युत ने देखा कि पर्वत पर कुछ पत्थर, कुछ पेड़ और सूखी घास के अलावा कुछ नहीं था, तो उसके चेहरे पर मायूसी और परेशानी नजर आने लगी, जिसके चलते विद्युत ने मन ही मन में कहा, कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई। विद्युत जाकर उसी जगह पर बैठ गया और मन ही मन निर्णय किया कि वो यहीं पर बैठकर आचार्य के आने की प्रतीक्षा करेगा। तभी विद्युत को एक भारी आवाज सुनाई दी, लड़के तुम बहुत देर से आए हो। जब विद्युत को आचार्य थामा की आवाज सुनाई दी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मुड़कर आचार्य की आवाज की दिशा की ओर देखने लगा, जहां बूढ़ा आदमी सफेद लिबास में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलकर उसके पास आने लगा, जो और कोई नहीं आचार्य थामा थे। आचार्य थामा चलकर एक पत्थर पर आकर बैठ गए और विद्युत को मुस्कुराकर देखने लगे। विद्युत ने जब आचार्य को मुस्कुराते देखा तो वो समझ गया कि आचार्य उससे नाराज नहीं है और वो जल्दी से जाकर आचार्य को स्टोरेज रिंग से बॉक्स से निकालकर एक पुराना ताम्रपत्र का कागज दिखाने लगा। जब आचार्य ने देखा तो वो चौंक गए और हैरानी से बोले, ये तो ब्रह्मचक्र तकनीक है, ये तुम्हें कहां से मिला? जब विद्युत ने देखा कि आचार्य भी इस पत्र को देखकर हैरान हो गए तो विद्युत फिर से बोला, आचार्य क्या आप बता सकते हैं कि मैं ये तकनीक कैसे सीखूंगा? जब आचार्य ने यह सुना तो उन्होंने उस ताम्रपत्र को वापस बॉक्स में रखा और विद्युत को देते हुए कहा, तुम्हें इस तकनीक को सीखने के लिए बहुत समय लगेगा। हाँ,
लेकिन अगर तुम इस तकनीक को सीखना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने सभी चक्रों को जागृत करना होगा। उसके बाद कम से कम एक मूल तत्व को जागृत कर उसकी शक्ति हासिल करनी होगी। विद्युत ये कोई आम अस्त्र तकनीक नहीं है, ये एक महाविनाशक शक्ति है जिसको काबू करने के लिए एक ताकतवर शरीर और बहुत अधिक मात्रा में ताकत की जरूरत है। सच तो यह है कि मैं भी अगर इस शक्ति के आगे खड़ा हो जाऊं तो शायद ही इसे रोक पाऊं। इस ब्रह्म चक्र को तोड़ना मेरे हाथ से भी मुमकिन नहीं है विद्युत। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास यह तकनीक है। अगर तुम्हें इसे सीखना है और इसमें महारत हासिल करनी है तो तुम्हें सिद्धार्थ एकेडमी जाना होगा। लेकिन वहां जाने से पहले भी तुम्हें इतना ताकतवर बनना होगा कि तुम वहां की परीक्षा को पास कर सको। सिद्धार्थ एकेडमी की परीक्षा तुम्हारी इंद्रपुरी की परीक्षा के मुकाबले बहुत मुश्किल है, इसलिए वहां 100 योद्धाओं में से एक ही जा पाता है। इसलिए अभी इस बॉक्स को ऐसे रख दो जैसे ये कभी तुम्हारे पास था ही नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।